नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन आप सभी की डिमांड पर जो है कलाम एकेडमी का जो हिंदी का मेजर टेस्ट पेपर 1 है, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे साथियों। और बाकी की जो भी पेपर बच रहे हैं, क्योंकि एक ही पेपर मैंने पहले करवाया था चैनल पर माइनर टेस्ट पेपर 1, और उसके अलावा जो टेस्ट पेपर बचे हुए हैं उन सभी टेस्ट का जो सॉल्यूशन है अब आपको एक-एक करके मैं सभी के करवा दूँगा। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों तक भी चैनल को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को आप लाइक करना, ठीक है। तो ये 2 जून 2025 को पेपर हुआ था साथियों, ठीक है, मेजर टेस्ट पेपर 1। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। और देखो, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखो, स्पर्श, संघर्षी, स्पर्शी, संघर्षहीन या फिर संघर्षी, कौन से कहलाते हैं ये? स और है। तो देखो, स्पर्श संघर्षी जो होते हैं साथियों, इसमें आता है छ, छ, झ और ये ज, ये आते हैं स्पर्श संघर्षी के अंदर। स्पर्शी की बात करें अपन, तो आप सभी को पता है क से लेकर के जो म तक 25 वर्ण हैं, ये 25 वर्ण स्पर्शी कहलाते हैं, ठीक है। और संघर्षहीन, ये जो संघर्षहीन है इसको आप ईशत स्पृष्ट या संघर्षहीन या फिर अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो संघर्षहीन में आता है ये और व, ठीक है। और संघर्षी, अब देखो संघर्षी की अपन बात करें तो संघर्षी में आते हैं उष्मवर्ण, ठीक है, संघर्ष या फिर उष्मवर्ण। तो इसमें आ जाएगा पूरा स और है। तो पहला जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसके अंदर। अब देखो, समवृत्त स्वर हैं, समवृत्त स्वर कौन से हैं? देखो, समवृत्त स्वर होते कौन से हैं कि जब स्वरित जो स्वर होते हैं, ठीक है, यानी जिनका जो उच्चारण है जीवा के अग्रभाग से अधिक ऊंचाई पर होता है, ठीक है। और जो मुंह होता है क्या होता है, मुख प्राय बंद हो जाता है, उसे कहते हैं अपन समवृत्त स्वर। तो कौन से हैं यहाँ पर? देखो, इसमें ई और ई आ जाएगा एक तो ना, ठीक है, दोनों ई और दोनों ओ, यानी ई ओ और ओ। तो ये जो है यह है समवृत्त स्वर। कौन से? समवृत्त स्वर। देखो, ए और ओ, ये ए और ओ ये है अर्ध समवृत्त। कैसे है ये है अर्ध समवृत्त स्वर, यानी इनका जो उच्चारण करते हैं उसमें जीवा की जो ऊंचाई होती है ये समवृत्त से कम रहती है, ठीक है। और देखो, इसमें एक आता है आ, कौन सा? आ। तो आ होता है विवृत स्वर, यानी जिनमें स्वरों के उच्चारण में मुख क्या होता है, पूरा खुल जाता है। तो आ जो है ये आ है विवृत स्वर, ठीक है। और ए और ए, देखो ए ओ, इसमें आ जाएगा एक ओ भी आ जाएगा इसमें, यानी आओ आएगा आओ, ठीक है, आओ आ जाएगा इसमें। और एक आ जाएगा ये आ, ऊपर आ जाएगा इसमें भी ये बिंदी वाला है ना। तो ये जो स्वर है साथियों ए ओ और ये आ, तो ये कौन से? ये है अर्धविवृत स्वर, यानी जिन स्वरों का जो उच्चारण है मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध स्वर से अधिक होता है, तो ये कहलाते हैं अर्धविवृत स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है उनको समवृत्त स्वर, तो समवृत्त स्वर कौन सा है? ई और उ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ओष्ठी ध्वनि है, ओष्ठी ध्वनि। अब ओष्ठी ध्वनि कौन सी है? देखो, यहाँ पर जाएगा उ और उ। अच्छा, ओष्ठी ध्वनि है ना, तो इसमें एक तो पूरा प वर्ग जाएगा, यानी ब इसमें आ जाएगा, ठीक है, पूरा प वर्ग आ जाएगा इसमें, प वर्ग, एक तो प वर्ग आ जाएगा इसमें, और एक आ जाएगा ओष्ठी में उ और उ, ठीक है। यह है ओष्ठी ध्वनियाँ। अब अपन बात करें ये द, ये द कैसी ध्वनि है? तो ये है दंते ध्वनि। कैसी है? दंते ध्वनि।
और ये ज है तालव्य ध्वनि, और जो ट है ये ट है मूर्धन्य ध्वनि। तो यहाँ पर राइट आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट देखो, तो द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व, देखो साथियों, यहाँ पर डबल त दिख रहा है, डबल का दिख रहा है, डबल ल दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक ही यहाँ पर था आया है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर इसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ तथ्य के अंदर। नेक्स्ट देखो, न, ल, र, स और ज ये वर्ण कहलाते हैं। न, ल, र, स, ज कैसे हैं ये? तो ये कहलाते हैं मन वर्तस्य, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, न, ल, र, स, ज, ये आप याद रखिएगा, इसमें जाएगा वर्तस्य वर्ण। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काकल या अलिजीवा वर्ण है? काकल या अलिजीवा वर्ण है, इसमें जाएगा है। कौन सा है? देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण, ठीक है। 1, 3, 5 अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा कहलाता है साथियों महाप्राण। फिर देखो, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और जो अंतस्थ वर्ण है ये घोष या फिर सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ यानी येरलव और घोषवर्ण, और ये कहलाते हैं घोष या फिर सघोष। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। देखो, अक्षर, त्र, घे और स्र इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों की में होती है, साथियों ये गलत है, ठीक है। ये तीसरा यहाँ पर ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये जो 4 वर्ण हैं ये 2-2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। आगे देखो, चौथा, इसमें अघोष व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या फिर कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो ये भी सही है, यानी इसका तीसरा ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का गलत विकल्प है। देखो, ट, ठ और ड ये मूर्धन्य है, च, छ, ज ये तालव्य है, क, ख, ग ये कोमल तालु कहलाते हैं, कोमल तालु, ठीक है। क, ख और ग इनको कोमल तालु कहते हैं, और ये कंठ से भी बोले जाते हैं, क, ख, ग, ठीक है। देखो, त, थ, द ये नासिक व्यंजन नहीं है, ये कैसे हैं? त, थ, द, तो ये है दंते, कैसे हैं? दंते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर, तो ये इसमें क्या है? गलत है साथियों। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रम में उत्क्षिप्त व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ड, ठीक है, यह है उत्क्षिप्त व्यंजन ड। देखो, उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं ये 2 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2। एक कौन सा आता है? एक और आता है इसमें एक ही आता है साथियों, ड, ठीक है, ये ड। तो ये दोनों हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का सही लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? देखो, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का सही लेखन किसमें हुआ है? तो सही हो रहा है यहाँ पर देखो, पंचांग, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसमें सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से तालव्य स्वर है, तालव्य, देखो ई और ई, ठीक है। तालव्य हो जाएगा ई, उसके बाद में एक ये आता है, एक आता है इसमें स, ठीक है, ये स और पूरा च वर्ग आ जाएगा, पूरा च वर्ग, ठीक है। ई च वर्ग आ जाएगा, ये और स, तो ये है तालव्य स्वर।
ए और आ की बात करते हुए कंठ से जाएंगे, उ और उ, तो ये ओष्ठे हैं। ओ और औ, यह जाएगा कंठोष्ठी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। देखिए, छ, ज और श, ये जो तीनों वर्ण है अभी मैंने बताया आपको कौन से, तालव्य। कैसे, तालव्य। ठीक है। ये र साथियों, ये जो र है, ये र का उच्चारण स्थान कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा मूर्धन्य। कैसा ये है मूर्धन्य। र मूर्धन्य है, बाकी सभी तालव्य वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो घे यानी ये, ठीक है, किसके योग से बना है, घे। तो यहाँ पर ज और देखो इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा, एक तो ज और एक ये, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है, अपन अभी बात करके आए थे कि मुख पूर्ण खुल जाता है, यानी वह कहलाते हैं कौन से, विवृत स्वर, और इसमें आता है केवल आ। ठीक है। अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं, तो ये इनका उच्चारण करते समय मुख क्या होता है, विवृत स्वर से तो थोड़ा कम और अर्ध स्वर से अधिक खुलता है। तो इसके अंदर अर्ध जो विवृत स्वर है कौन कौन से हैं, अ है, उसके बाद में ऐ है, उसके बाद में औ है, और ये आ है। ठीक है। समवृत स्वर, समवृत स्वर कौन से हैं, तो समवृत होते हैं जो उच्चारण करते हैं तब जो जीभ होती है, तो इसका आगे वाला जो हिस्सा है ये अधिक ऊंचाई पर होता है। ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, मुख बंद हो जाता है। तो इसमें आ जाता है अर्ध समृत के अंदर ई, उ और ये ओ। ठीक है। सॉरी, अर्ध, ये अपन ने बात की है ये समृत स्वरों की। ठीक है। समृत स्वरों में आ जाता है अभी जो अपन ने बताया दोनों ई, ठीक है, उ और उ। और जो अर्ध समृत स्वर है, अर्ध समृत स्वर, तो इसमें क्या होता है कि स्वरों के उच्चारण में जीवा की जो ऊंचाई होती है समृत से कम रहती है, और इसके अंदर ए और ओ, ए और ओ, तो ये है अर्ध समृत स्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्न में सुमेलित युगम नहीं है। देखिए, सुमेलित नहीं है, ऊष्म व्यंजन है, लघु स्वर है ई, अंतस्थ ल है, देखो दीर्घ स्वर है री। तो दीर्घ स्वर साथियों ये गलत है। दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर होता है आ, उसके बाद में होता है ई, उसके बाद में होता है उ, तो ये दीर्घ स्वर है। ठीक है। आ ई उ। और जो संयुक्त स्वर है ए ऐ ओ औ। ठीक है। और ह्रस्व में आ जाता है ए ई उ और ये री है ह्रस्व। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। देखो, इप्सित अभिप्सित गलत है यहाँ पर। ठीक है। देखो, जो इप्सित है इसका अगर विलोम शब्द देखेंगे तो इनका होता है अ, नि, अनिप्सित होता है। क्या होता है, अनिप्सित। ठीक है। उर्वर अनुर्वर, मृषण रुक्ष और श्वेत का श्याम, बाकी सभी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम युगम गलत है। कौन सा विलोम युगम गलत है। देखो, स्थावर का जंगम सही है, रित का निरत सही है, और रिजु का वक्र भी सही है। सामिस का आमिष ये गलत है। सामिस का होगा क्या, निरामिष, निरामिष। ठीक है साथियों। इसके बाद देखो 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें विलोम शब्द का सही विकल्प है। विलोम का सही विकल्प है। अब देखो यहाँ पर घात, आघात,
तो घात का तो प्रतिघात होगा, ठीक है, घात का क्या होता है, प्रतिघात। इसके बाद शाश्वत, शाश्वत का उदाहरण ये क्षणिक, ये तो गलत है, शाश्वत का होगा इसमें नस्वर, नस्वर। मितव्यय, मितव्यय का अल्पमय नहीं होगा, ये गलत है। आप मितव्यय का इसमें होगा अपव्यय, अपव्यय या फिर फिजूल खर्ची। और ये प्राची का उद्देश्य नहीं होगा, इसका भी होगा प्रतिची। क्या होगा इसमें, प्रतिची, प्रतिची, ठीक है। इसमें पूछा सही विकल्प कौन सा है। देखो आप यहाँ पर जो आंसर किया, आंसर की में तो शाश्वत का नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 नंबर, ठीक है। तो यही होगा इसमें फिर शाश्वत का, शाश्वत का नश्वर भी होता है और क्षणिक भी होता है, ठीक है, ये सही है इसमें। बाकी ये तीनों गलत है यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, परस्पर विलोम शब्द नहीं है। देखो उन्मूलन का रोपण, आर्द्र शुष्क, तामसिक सात्विक, विक्ष अनभिज्ञ, ये गलत है, ठीक है। देखो ये विक्ष तो होता ही नहीं है, वैसे होता है भिक्षा, भिक्षा का दान होता है। और जो अनभिज्ञ है ये अभिज्ञ, अभिज्ञ का है अनभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो ये इसमें 4 नंबर आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है। देखो पाश्चात्य पूर्वार्थी, चपल गंभीर है, सूक्ष्म का स्थूल है। देखो रस्व गुरु ये नहीं है, रस्व का क्या होगा फिर दीर्घ होगा, ठीक है। और गुरु का होगा लघु गुरु, लघु गुरु होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, कौन सा विकल्प असंगत है। देखो देवता, तो देवता का अमर है, निर्जर है, सूर्य है और विद्युत है। स्वर्ण का कंचन, हाटक, हिरण्य, तामरस, रात का निशा, यामिनी, पावरी, सरवरी, बाकी सभी सही है। देखो सूर्य, सूर्य का मयूख, प्रभा, राकेश, अर्णव, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन से, तो सूर्य का एक तो सूरज है, रवि है, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, आदित्य है, भानु है, प्रभाकर है। तो यहाँ पर एक भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखो राकेश तो किसका है, राकेश तो है चंद्रमा का, ये तो है चंद्रमा का। प्रभा, प्रभा, प्रभा के प्रकाश, आभा, चमक होता है, ठीक है। मयूख, ये मयूख है किरण का, किसका है, किरण का पर्यायवाची। और अर्णव ये समुद्र का है, ये है समुद्र का, ठीक है। तो ये तीसरा यहाँ पर क्या है, असंगत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो देवलोक, दियो, नाक, चंद्रहास, शमशीर, करवाल, विशिकासन, सन और सारंगी। पाषाण, प्रस्तर, उत्पल, साथियों ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। देखो पाषाण और प्रस्तर ये तो पत्थर हैं। उत्पल, अब उत्पल, ये उत्पल किसको कहते हैं, तो ये उत्पल कमल का पर्यायवाची शब्द है, किसका, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ये देवलोक, देवलोक के पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर, ये चंद्रहास, शमशीर और करवाल ये है तलवार के, और विशिखासन, सरासन और सारंगी ये धनुष के हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ये गलत है यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो किरण के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो ये कर और कोदंड ये नहीं है, तीसरा, ठीक है। देखो रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु, अर्ची और कला, बाकी सभी सही है। किरण के पर्यायवाची शब्द नहीं, देखो कर तो किसका है, तो कर तो है हाथ का, और जो कोदंड है ये कोदंड है धनुष का, ठीक है, धनुष का। तो इसमें जाएगा 3 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, गधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दूसरा है चक्री, वाहन है, वैशाख, नंदन भी है, वेत नहीं, साथ ही जो वेत नहीं है ये है गरुड़ का शब्द, किसका, ये गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो बिजली का कौन सा नहीं है, सफरी, सफरी साथियों मछली का पर्यायवाची शब्द है।
इसका ये मछली का है। ठीक है, देखो सौदामिनी, घनवल्ली और दामिनी ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द है। 26 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देखो पक्षी पंछी, चित्रक चीता, धरित्री धरती, अम्लिका आंवला, ये साथियों ये गलत है। अम्लिका इसका तद्भव होगा इमली, क्या होगा इमली होगा। ठीक है, तो इसमें जाएगा 4 नंबर। देखिए जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं सभी क्लास को लाइक करें, कमेंट भी करें, क्योंकि साथियों आपका जो कमेंट होता है वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। और आप सभी को पता है कि एक जो पेपर का जो सॉल्यूशन कराते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और हम चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर देने की कोशिश की जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है उनके भी आंसर आपको बताने की कोशिश की जाती है। तो सभी साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी क्लास को लाइक ज़रूर करें। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम जो शब्द है वो कौन सा है। देखिए तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर, देखो कपूर, खजूर, बूंद, ये तो तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द साथियों शमशान, कौन सा है शमशान। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है तो नमक है, किताब है, जलेबी है, पत्र, ये पत्र ये विदेशी शब्द नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तत्सम तो ये जाएगा पत्थर और पर्ण, पत्थर और पर्ण। ठीक है, बांस, मधुक, नींबू, जन्म, वाष्पुर, दंत, गलत हो गया। देखो 29 नंबर क्वेश्चन साथ ही इसमें तत्सम शब्द है साथियों वाष्पुर दंत, 3 नंबर है इसमें। ठीक है, 3 नंबर। ठीक है साथियों, इसमें आ जाएगा 3 नंबर। देखो ये जो पर्ण है साथियों, पर्ण तो तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन जो पत्थर है, पत्थर का अगर जो तत्सम शब्द होगा वो होगा प्रस्तर, क्या होगा प्रस्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। देखो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं साथियों कि जो संस्कृत भाषा से उद्धित होकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी संस्कृत भाषा की शब्द हो गई। ठीक है, जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव होता है, तद यानी संस्कृत से और भव यानी पैदा हुए, इन जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनका प्रयोग जो है सुविधा अर्थात उच्चारण के अनुसार ही किया जाता है, तो वो कहलाते हैं कौन सी तद्भव शब्द। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। तो देखो अमावस, ईट और गिद्ध साथियों ये जो ये है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है जिला, तहसील, वकील और गरीब इत्यादि शब्द किस भाषा के हैं। तो ये है अरबी भाषा के शब्द। 32 नंबर है तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो इसमें जाएगा जीर्ण और जीना, ये सही है। ठीक है, तत्सम जीर्ण और तद्भव है जीना। देखो मेघ का जो साथियों तद्भव शब्द है बादल नहीं होगा, इसका होता है मेह, क्या होता है मेह। ठीक है, और जो पुत्र है, पुत्र का क्या होता है, तो पुत्र का पूत या भी बेटा होता है। ठीक है, कंदुक ये कड़वा नहीं होता है, इसका होता है गेंद, गेंद। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें जाएगा और साग, साग। ठीक है, ये है तद्भव। 34 नंबर क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द द्विज के अनेकार्थक नहीं है। द्विज के अनेकार्थक नहीं है, तो दांत, अक्षर और उद्देश्य ये नहीं है। ठीक है, पक्षी, ब्राह्मण, अंडज, प्राणी, चंद्रमा, दांत, तारा, स्त्री और वेश्य, तो ये सभी द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन सा नहीं है, दांत।
35 नंबर क्वेश्चन है कि अली शब्द का आने कार्तिक नहीं है। अली, तो इसमें कौन सा नहीं है? प्रिय। 36 नंबर क्वेश्चन है प्रस्व शब्द का आने कार्तक नहीं है। प्रस्व कौन सा नहीं है? तो जन्म है, फल है, फूल है, जीव, ये नहीं है, जीव। 37 है पंख शब्द का आने कार्तक नहीं है। पंख, पाप है, कीचड़ है, दलदल है, कमल नहीं है। ठीक है, पंख का कमल नहीं है। 38 नंबर है किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ है? देखो, पहला है कि दांत काटी रोटी, पक्की दोस्ती, तो पहला सही यहाँ पर। ठीक है, गाल बजाना, चापलूसी करना, ये गलत है। गाल बजाना यानी बढ़ चढ़कर बातें करना, फिर डींग हाँकना होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऐतिहासिक उत्खनन, ये भी गलत है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी जो पुरानी बातें हैं उनको वापस दोहराना। गुड़ गोबर करना, गंदगी फैलाना, ये भी गलत है। गुड़ गोबर करना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो इसमें 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर जाएगा समान भाव रखना। 40 नंबर क्वेश्चन है किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? देखो, कट्टे पर नमक छिड़कना यानी विपत्ति के समय और दुख देना, ये तो सही है। ऊँट के मुंह में जीरा होना, अधिक खुराक वाले को कम देना। एक ही लकड़ी से हाँकना यानी अच्छी बुरी की पहचान न करना। जमीन आसमान एक करना यानी प्रशंसनीय कार्य करना, तो ये गलत है। जमीन आसमान एक करना यानी इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बहुत मेहनत करना या कड़ी मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 41 है सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज पर थूकना क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। 42 नंबर क्वेश्चन है किस मुहावरे का अर्थ गलत है? देखो, नमक मिर्ची लगाना, बात को बड़ा चढ़ाकर करना कहना। मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। पानी पानी होना, क्रोध होना, ये गलत है। पानी पानी होना, इसमें हो जाएगा लज्जित होना या शर्मिंदगी महसूस करना। पगले हाँकना, इधर उधर देखना, तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है ऊंचा आदमी अधिक इतरता है के लिए उचित लोकोक्ति है। तो यहाँ पर जाएगा इसमें कौन सा? अधजल गगरी छलकत जाए। 44 नंबर क्वेश्चन है किस विकल्प में लोकोक्ति व अर्थ असंगत है? देखो, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना, सही है। जब तक सांस तब तक आस यानी जीवन पर्यंत आसान्वित रहना। खोदा पहाड़ निकली चुईया यानी कम परिश्रम अधिक लाभ, तो ये उल्टा कर दो आप। ठीक है, अधिक परिश्रम और कम लाभ, तो ये इसमें गलत है, तीसरा। ठीक है, कौन सा? तीसरा। और ये भी हो सकता है इसमें कि बहुत मेहनत करने पर भी बहुत कम फल मिलना, तो ये जगह तीसरा का। देखो, 12 बरस में दूरिया के दिन भी फिरते हैं यानी कभी ना कभी सबका भाग्योदय होता है, ये भी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो इसमें आएगा एकाधिक दोष होना। 46 नंबर क्वेश्चन है महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो 46 में हो जाएगा होनहार बिरमान के होत चिकने पात। ठीक है, 3 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? देखो, 3 कनौजिए 13 चूल्हे यानी व्यर्थ की नुकसान चीनी करना। ऊंची दुकान फीका पकवान वास्तविकता से अधिक दिखावा। पानी में रहकर मगर से बेर, शक्तिशाली आश्रितता से दोस्ती करना, तो ये गलत है साथियों। ठीक है, पानी में रहकर मगर से बेर करना, इसमें होता है साथियों कि जिस पर आप निर्भर होते हो उसी से बेर या फिर दुश्मनी लेना। 52 तोले पावरती यानी बिल्कुल ठीक है, सही बात, तो ये भी सही है, तीसरा गलत है। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो यहाँ पर जाएगा इसमें गीता, सूर्य, चेतक और घोड़ा, यहाँ पर ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण
या फिर दशा आदि का बोध कराया जाता है उसे कहते हैं संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, नाम होता है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों, तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी वस्तु या फिर अथवा व्यक्ति का बोध कराया जाता है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा साथियों प्राणियों या फिर पदार्थों की संपूर्ण जाति का ही बोध कराया जाए, संपूर्ण जाति का, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और एक होती है कौन सी, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक यानी पदार्थों में या फिर प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म अथवा फिर व्यापार का बोध कराया जाए तो होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इसका 1 नंबर राइट है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति अमर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा फिर विशेषण। ठीक है, विशेषण। देखिए अब विशेषण की अगर बात करें साथियों तो विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो विकारी शब्द होते हैं उनको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण कौन कौन से होते हैं, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और गुणवाचक। 50 नंबर क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अविकारी शब्दों को अवयव कहते हैं, बिल्कुल। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, नहीं सार्वनामिक नहीं विशेषण ही कहलाते हैं। सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है, देखो उमंग, समझ और अच्छाई। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर जाएगा इसमें ममता, भाव दिख रहा है ममता। 53 नंबर है निम्न में से कौन सा एक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो मैंने बताया सर्वनाम की भेद आपको बताया अभी कितने होते हैं, अच्छा सर्वनाम के नहीं बताए, ठीक है वो बताए थे संज्ञा और विशेषण की। तो ये संख्यावाचक, अभी संख्यावाचक साथियों ये है विशेषण की भेद। ठीक है, इसमें सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिणामवाचक और गुणवाचक। तो ये किसका भेद है, ये है विशेषण का, यह है विशेषण। ठीक है, तो पहला गलत है, देखो निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक ये होते हैं सर्वनाम की भेद। और एक होता है प्रश्नवाचक, फिर निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है और संबंधवाचक होता है। यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जाएगा आप पहले अपना देखा। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 है आप शब्द का प्रयोग जिस सर्वनाम में होता है वह है। तो आपका जो प्रयोग है होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। 56 नंबर क्वेश्चन है कि इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर जगह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 57 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, देखो पालनहार, दगाबाज, सांसारिक, जागरण, साथियों ये विशेषण नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि इस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक, देखो भोजन, प्यास और क्रोध यहाँ पर नहीं है। ठीक है, काला, मीठा, धार्मिक, पुराना, भला, देशी, पापी, गहरा और चौड़ा, तो इनमें सभी में गुणवाचक सर्वनाम है। 58 में जाएगा 4 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है इनमें लाभ से बना विशेषण है। देखो लाभ से बना विशेषण लब्ध हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है, तो देखो प्राथमिक ये नहीं है। ठीक है, रुचिकर, वीरता और चचेरा।
61 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पर आ जाएगा अभिषेक भोजन कर रहा है। ठीक है, अभिषेक भोजन कर रहा है। यहाँ पर नदी बह रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, सुमन गंगा नगर जा रही है, अभिषेक भोजन कर रहा है, इसमें होगा सकर्मक क्रिया। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, तो नाचना, यह है अकर्मक क्रिया। पढ़ना, तोड़ना और खरीदना, ये सकर्मक क्रिया है। देखो, क्रिया की बात करें तो क्रिया को कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जिसमें क्या होता है, कर्म होता है इसमें। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और क्रिया का जो फल है जब कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरी है अकर्मक क्रिया, कि जिन वाक्यों में क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़े वो होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक वाक्य में जो कर्म होता है वो प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जाएगा 62 के अंदर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पूर्वकालिक है? पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? इसमें जाएगा देख कर। देखो, देख, देखना, देखता और देखना, इसमें जाएगा देख कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? देखो, राजेश सोता है, दीपक कार में चलता है, युवक टहल रहा है, पूछा अकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अजय ने मुझे पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? द्विकर्मक क्रिया, देखो, सरपंच ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। ठीक है, तो यहाँ पर है द्विकर्मक क्रिया। देखो, मोहन और सोहन घूमने जाते हैं, निशा केले और खजूर खाती है, सुशीला कल से बीमार है, तो इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है? नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो राधा बहुत बतियाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें जाएगा दिलाना। 68 नंबर है, इनमें क्रिया से बना विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा, देखो, क्रिया से बना विशेषण नहीं है, तो ऐतिहासिक नहीं है। ठीक है, सड़ियल, जुझारू, पियकड़। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए, रेखांकित पद है, तो इसमें जाएगा जातिवाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा 2 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर जाएगा शीघ्रता। 71 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारे हाथ कोई है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, 71 में जाएगा यहाँ पर मध्यम पुरुष वाचक अनिश्चय वाचक। क्वेश्चन नंबर 72 है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो इसमें जाएगा मैंने किसी व्यक्ति को खाना खिलाया था, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, 73 में जाएगा यहाँ पर बंदर आम खाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, यह वह क्या कौन है? तो ये सब जो शब्द हैं ये कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण नहीं है, देखो, प्रतिमा है, हर रोज, यथाशक्ति, समकालीन, तो ये नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन है, अत एव शब्द में क्रिया विशेषण है, देखो इसमें आ जाएगा रीतिवाचक, रीतिवाचक आएगा स्तंत्र में। 78 नंबर क्वेश्चन है, तिरस्कार सूचक अवयव है, तिरस्कार सूचक, इसमें आ जाएगा धिक्कार। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है? तो
इसमें आ जाएगा अन्यत्र, अवश्य और ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। विकारी शब्द भेद नहीं है तो क्रिया विशेषण, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया। 81 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वाक्य रचना के संबंध में असंगत कथन है। देखो, क्रिया विशेषण बहुधा क्रिया से पहले आता है, बिल्कुल। प्रश्नवाचक अवयव न वाक्य के अंत में आता है, ये भी सही है। विशेषण संज्ञा से पहले आता है और समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द से पहले आता है, तो ये गलत है। तीसरा। 82 नंबर क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? धीरे धीरे। 87 के अंदर आ जाएगा यहाँ पर परिमाण वाचक, सॉरी 82 है ना, 82 में 1 नंबर आएगा रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 83 की निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखो, शीघ्र, बाहर, मानव, अपितु पूछा है। उपयुक्त विकल्पों में से समुच्चय बोधक अवयव किस किस विकल्प में है? तो एक तो मानव आ जाएगा, एक अपितु आ जाएगा, यानी बी और डी। 83 में दूसरा ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 84 में जगह पर विमला जून में घूमने जाएगी। देखो, राम आगरा ही जा रहा है, खिचड़ी की ओर मत देखो, अरे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो पूछा कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ तो विमला जून में जाएगी, तो इसमें नहीं हुआ। 85 नंबर क्वेश्चन है, संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त होता है या हुआ है? संबंध बोधक अवयव, तो मोर बादलों की ओर देखकर नाचने लगता है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? अल्प विराम चिन्ह, देखो कि जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। अल्प विराम जानते हो, ऐसा होता है। समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी होता है, समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए भी होता है, वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने में इसमें नहीं होता। 3 नंबर आ जाएगा इसमें। देखो, 27 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उनका चिन्ह सम्मिलित नहीं है? देखो, अपूर्ण विराम सही है, 2 टपकी होती है, ठीक है। अर्धविराम, तो ये अर्धविराम का चिन्ह, ये भी सही है। संक्षेपण चिन्ह, ये ऐसा होता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। विस्मय सूचक चिन्ह साथियों, ये ऐसा होता है, इसमें टपकी नीचे होती है, यहाँ पर ऊपर दी हुई है, तो ये गलत है यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग सही प्रयोग हुआ है? देखो, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, तो ये गलत है यहाँ पर, 2 नंबर, ठीक है। अच्छा, पूछा है कि सही प्रयोग हुआ है, तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, तो ये होता है उद्धरण चिन्ह इस प्रकार का, ठीक है। हाई मैं क्या करूं, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो ये तो अल्प विराम है यहाँ पर, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 89, इस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगतियां। देखो, प्रकाश प्रिय अल्प विराम है, प्रदीप और प्रवीण जयपुर गए, ठीक है, पूर्ण विराम सही है। राम घर पर आया ही नहीं, यहाँ पर विसंगतियां। देखो, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 है, हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय की स्थिति में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसमें जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 91 में, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? तो इसमें जाएगा कौन सा? इसमें आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 92 में है, आदिकाल के नामकरण एवं प्रस्तोता से संबंधित असम्मिलित विकल्प है। देखो, नामकरण, प्रस्तोता, चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है, सिंध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। देखो, संधि एवं चारण काल रामविलास शर्मा। साथियों, ये यहाँ पर गलत है, संधि और चारण काल
क्या आएगा फिर इसमें? तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? इसमें 93 के अंदर आ जाएगा जॉर्ज ग्रेसन। क्वेश्चन नंबर 94, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य की किस काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी? इसमें आ जाएगा उत्तर मध्य काल। क्वेश्चन नंबर 95 है, असंगत विकल्प चुनिए। देखो, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारी वाजपेयी, सही है। हिंदी साहित्य दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, ये भी सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास माखनलाल चतुर्वेदी, ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या आएगा 95 के अंदर? तो इसमें जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 96, रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिए थे? ये जाएगा, इसमें आएगा, देखो, रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? इसमें तो दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर दिया है आंसर की में। ठीक है, देखो सही है। ठीक है, जो रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल है, ठीक है, ये नाम दिया था आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस कारण इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 97 की गारसा द ताशी द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखित ग्रंथ इस्तवार de la littérature एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर 1887 में। देखो 98 नंबर क्वेश्चन की रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं, यह कथन किसका है? साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसमें रामचंद्र शुक्ल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग हैं। कुल प्रकाशित भाग कितने हैं? तो साथियों इसमें आएगा 4। कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 100, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 101 है, राहुल सांस्कृतिक ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि किसको माना है? तो इसमें जाएगा सर है पादगो। 102 नंबर है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा निर्धारित किया। देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की समय सीमा निर्धारित किया। इसमें जाएगा 7000 से 1300 ईस्वी। 103 नंबर है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ठीक है, श्रावकाचार, देवसेन, रेवंत गिरिदास, विजयसेन सूरी, भरतेश्वर बलि रास, शालिबंद्र सूरी। बाकी सभी सही है। ये जो नेमिनाथ रास है जोइंदू, ये गलत है। ठीक है, 3 नंबर। इसमें आ जाएगा साथियों, जो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर है कौन? नेमिनाथ। ये नेमिनाथ आएगा इसमें, नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ की जीवन गाथा है ये, नेमिनाथ। अच्छा, ये नेमिनाथ की जीवन गाथा है। ठीक है, तो ये नेमिनाथ ने लिखी होगी फिर। 3 नंबर यहाँ पर क्या है? गलत है। 104 नंबर की गद्य पद्य मिश्रित संपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? हिंदी कृति कौन सी है? तो राउल वेल। 105 नंबर है, निम्न में से कौन सा कवि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि
स्वयंभू। 106 नंबर है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? इसमें आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 107 नंबर है, कौन सा विकल्प सम्मिलित है? देखो, दोहा कोश, सबरप्पा, कुवलिया माला कथा, उद्योतन सूरी, विशल देवरा सुंदरपति नाल है, कीर्तिलता विद्यापति। पहला गलत है साथियों इसमें, ठीक है, दोहा कोश। और क्या आएगा फिर यहाँ पर? इसमें आएगा, देखो सबरप्पा नहीं है, इसमें आएगा साथियों सरहप्पा, सरहप्पा। 108 नंबर है, आला और उदल नामक दो वीर सरदारों को वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है परमाल रासु में। 109 नंबर है, सिद्धों की संख्या है, सिद्धों की संख्या 84 है। 110 नंबर है, डोला मारूरा दुहा नामक ग्रंथ में नायिका राजकुमारी मारवाणी की कितनी उम्र थी? इसमें आ जाएगा 1.5 वर्ष। 111 नंबर है, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं, यह कथन किस विद्वान का है? इसमें आ जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। 112 नंबर की पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो इसमें आ जाएगा वल्लभाचार्य। 113 नंबर है, तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में है? तो अवधी भाषा में पार्वती मंगल। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो इसमें आ जाएगी 12। 115 नंबर की भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? इसमें आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? तुलसीदास नहीं है, गुरु नानक है, जायसी है और कबीर भी है। 117 नंबर, असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। कवि, जन्म स्थान। कबीर का हुआ था लहर तारा बनारस के अंदर, दादू दयाल सांबर जयपुर। साथियों, दादू दयाल का हुआ था अहमदाबाद गुजरात के अंदर। मलुकदास का कड़ा इलाहाबाद और गुरु नानक तलवंडी ननकाना। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर गलत। 118 नंबर है, असम्मिलित विकल्प छांटिए। चित्रावली, उस्मान, मृगावती, मुल्ला दाऊद। ये गलत है, मृगावती, ठीक है। तो यह है कुतुबन की, इसमें जाएगा कुतुबन। और अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह। 119 नंबर है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें जाएगा तुलसीदास। 120 नंबर है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप में यहाँ पर जाएगा 8। 121 नंबर है कि विठल नाथ का शिष्य है, विठल नाथ का शिष्य नंददास। 122 नंबर है, बरवे नायक वेद किसकी रचना है? इसमें जाएगा रहीमदास की। 123 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? इसमें जाएगी मृगावती। 124 नंबर, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध मलुकदास की। 125 नंबर है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी का दार पे दावनो है, यह काव्य पंक्ति किस रीतिकाल कवि की है? 125 में जाएगा बोधा। 126 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? इसमें जाएगा केशवदास। 127 नंबर है, असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। साहित्य सार पद्माकर, ये पहला ही गलत है। साहित्य सार किसकी है? मती राम की है, मती राम। बाबूविलास देव, काव्य निर्णय भिखारीदास और कवित रत्नाकर सेनापति। 1 नंबर यहाँ पर असम्मिलित है। 128 नंबर की बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से किसने लिखी? इसमें जाएगा जगन्नाथ दास से रत्नाकर। 129 नंबर है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक
यह कथन किस विद्वान का है? देखो 129 में जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। 130 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध धारा का नहीं है? रीतिबद्ध धारा का नहीं है, इसमें जाएगा द्विज देव। 131 नंबर है उसने कहा था कहानी में किसके दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई? इसमें जाएगा हजारा सिंह। 2 नंबर। 132 नंबर है उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? इसमें जाएगा वजीरा सिंह। 133 नंबर है कि देखो इसी दम दावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। उसने कहा था कहानी में यह कथन किससे कहा था? इसमें जाएगा लेफ्टिनेंट साहब ने हजारी प्रसाद से कहा था। 3 नंबर। 134 नंबर है कि क्यों लहना क्या कयामत आ गई, जग तो आंख लगने ही दी होती। उसने कहा था कि कहानी में यह कथन किसका है? इसमें जाएगा वजीरा सिंह। 135 नंबर है प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कितने भागों में संकलित है? मानसरोवर, इसमें जाएगा 8 भागों में। 136 नंबर क्वेश्चन है कि अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, पूछ की रात कहानी में चिंतित होकर यह कथन किसने कहा था? इसमें जाएगा मुन्नी ने। 137 नंबर है तकदीर की खूबी है मंजूरी हम करे मजा दूसरी लुटे, पूछ की रात कहानी में यह कथन किसका कथन था? ये तो ये था हल्को का। 138 नंबर है कि पूछ की जो रात है कहानी, इसमें हल्कू किसके नशे का शौकीन था? हल्को को। ये नशा किसका करती थी? तो चिलम का। 139 नंबर क्वेश्चन है कि और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया, तो वे आंखें उठाकर पल भर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपके आदेश पाए बिना। लाहौर के राजहंस नाटक में यह कथन किसका है? इसमें जाएगा अलका। किसका है? अलका का। 140 नंबर है कि आज का कामोत्सव इस महल का सबसे बड़ा कामोत्सव होगा। लहरों के राजहंस नाटक में यह कथन किसका है? इसमें जाएगा श्वेतांग। 141 नंबर है लहरों के राजहंस नाटक में अंतर्द्वंद के मध्य कौन सा पात्र अनिर्णय की स्थिति में रहता है? इसमें जाएगा नंद। 142 नंबर है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस नाटक के अनुसार इस कथन से सुंदरी ने किस पर कटाक्ष किया है? तो यहाँ पर जाएगा यशोधरा पर। 143 नंबर है चाहता था प्राप्त में करना जिसे तत्व वह करगत हुआ या फिर उड़ गया। कुरुक्षेत्र काव्य में प्रयुक्त पंक्ति में किसके उड़ने के बारे में कहा गया है? इसमें जाएगा सत्य। 144 नंबर है कि नायकों के पेट में जठराग्नि सी। कुरुक्षेत्र काव्य में यह पंक्ति किनके बारे में कही गई है? तो स्वार्थी नेताओं की विषैली ईर्ष्या की आग के बारे में। 145 नंबर है पार्थ में जाता पिता महापाश हूँ। पंक्ति में जो पार्थ का अर्थ है, पार्थ का क्या अर्थ है यहाँ पर? अर्जुन। 146 नंबर है कुरुक्षेत्र में कौन सा वर्णन वर्णित है? इसमें जाएगा पश्चाताप और आत्मग्लानि। 147 नंबर है सतगुरु की सदबे सदके गुरु तिलक पानी का सांच यहाँ सदके से आज से हैं, इसमें जाएगा न्योछावर कर देना। 148 नंबर है चकवी बिछूटी रेणी की आई मिली प्रभाती, जे जन बिछूटे राम सु ते दिन मिले न रति। कबीर ने चकवी किसे कहा है? इसमें जाएगा आत्मा को। 149 नंबर है
कबीर प्रेम न चसिया चेसी न लिया साब, सुने घर का पाहुणा जो आया त्यों जाओ। यहाँ पाहुणा से आसे हैं, इसमें जाएगा मेहमान। 150 नंबर क्वेश्चन है कि परमात्मा के चरण कमलों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका आ जाएगा कि मन से कपट और अहंकार त्याग करके। ठीक है साथियों, तो ये था मेजर टेस्ट पेपर 1 और 1 मैंने पहले माइनर करवाया है। अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, हिंदी की भी एसएसटी की बना दी है और जीके की अलग से बना रखी है। तो जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाना, अभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और क्लास को लाइक कमेंट जरूर करना और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।